की दिखाई जाती है, जो कि एक बेहद होनहार डॉक्टर है जो गरीब बुजुर्गों का फ्री में इलाज करती है। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक ऐसा खूंखार रूप छिपा है जो लोगों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटता। सवाल ये है कि एक ही इंसान के अंदर मौजूद ये दो अलग अलग चेहरे आखिर कितने खतरनाक हो सकते हैं। सियांग एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और उसे मेडिकल साइंस का जबरदस्त जुनून है। खासकर ह्यूमन ब्रेन उसे बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। फैसिनेट यानी बहुत आकर्षित करना। और ऊपर से उसके माता पिता भी नहीं है और पैसे की भी कोई खास मदद नहीं है। फिर भी वह अपनी पढ़ाई छोड़ने के बजाय भारी कर्ज लेने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना कोरिया के मशहूर ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डियोकी से सीखना है। दिन रात मेहनत करने के बाद सियांग आखिरकार एक होनहार स्टूडेंट के तौर पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसे प्रोफेसर डियोकी के साथ सीखने का मौका मिलता है। पहली मुलाकात में ही सियांग प्रोफेसर के सामने अपनी मेडिकल नॉलेज दिखाती है। साथ ही वह उनसे कहती है कि वह अपना पूरा जीवन मेडिकल फील्ड को दे चुकी है और चाहती है कि प्रोफेसर उसे अपनी सारी नॉलेज सिखाएं। सियांग की मेहनत और सच्चाई देखकर प्रोफेसर डियोकी काफी इंप्रेस होते हैं। इसके बाद जब भी कोई सर्जरी होने वाली होती, प्रोफेसर खुद सियांग को बुलाते और उसे सबसे आगे खड़ा करके पूरी सर्जरी करीब से देखने देते। प्रोफेसर ने उसे सिखाने में अपना पूरा समय लगा दिया था और सियांग ने भी उन्हें निराश नहीं किया। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि सियांग खुद अकेले सर्जरी करने लायक बन गई। अब वह प्रोफेसर डियोकी की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट बन चुकी थी। उसका करियर बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जो उसे धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर धकेल देता है। हॉस्पिटल की तरफ से एक स्कॉलरशिप निकलती है। इसके जरिए किसी एक स्टूडेंट को विदेश जाकर अपनी मेडिकल स्किल्स और बेहतर करने का मौका मिलने वाला था। सभी को यकीन था कि ये मौका सियांग को ही मिलेगा। सियांग भी खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट सामने आती है तो उसका नाम उसमें नहीं होता। स्कॉलरशिप किसी और स्टूडेंट को मिल चुकी थी। सियांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह सीधे प्रोफेसर डियोकी के ऑफिस में पहुंचकर सवाल करने लगती है। उस समय स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट की मां भी वहां मौजूद थी। सियांग ने बिना सोचे उस महिला को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उसे लगा कि उस महिला ने अपने बेटे के लिए स्कॉलरशिप खरीद ली है। सियांग को उसका तरीका भी बहुत घटिया लगा। सियांग का गुस्सा देखकर प्रोफेसर डियोकी भी अपना आपा खो देते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद वह सियांग की सारी सर्जरी ड्यूटीज भी रोक देते हैं। लेकिन उसी दिन एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। प्रोफेसर डियोकी और हॉस्पिटल के बाकी बड़े सर्जन्स किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। तभी एक कार एक्सीडेंट का पेशेंट हॉस्पिटल लाया जाता है, जिसे तुरंत ब्रेन सर्जरी की जरूरत थी। पेशेंट की हालत बहुत गंभीर थी, समय बिल्कुल नहीं था, इसलिए सियांग मजबूरी में स्कैल्पेल उठाती है और खुद सर्जरी शुरू कर देती है। तभी प्रोफेसर डियोकी वापस आ जाते हैं और सियांग को ऑपरेशन करते देखकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह उसे तुरंत स्कैल्पेल नीचे रखने और वहां से निकलने का आदेश देते हैं। सियांग शांत होकर उन्हें बताती है कि उस समय पेशेंट की हालत कैसी थी और उसने सर्जरी क्यों शुरू की। वह प्रोफेसर को अपना पूरा सर्जिकल प्लान भी समझाती है। सियांग का कहना था कि अब पेशेंट की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन प्रोफेसर डियोकी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होते। वह स्टाफ को बुलाकर सियांग को वहां से बाहर निकलवा देते हैं। प्रोफेसर का ये रवैया सियांग को अंदर से तोड़ देता है। गुस्से में सियांग पीछे से एक आईवी ट्यूब उठाती है और प्रोफेसर डियोकी का गला कसने लगती है। अगर वहां मौजूद लोगों ने समय रहते उसे नहीं रोका होता तो प्रोफेसर की जान जा सकती थी। प्रोफेसर डियोकी भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाते और सबके सामने सियांग को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। सियांग जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं लगा था, बल्कि उसका पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट टूट चुका था। इसके बाद प्रोफेसर डियोकी सियांग का मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल करवा देते हैं। ये फैसला सियांग के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब वह जिंदगी भर ऑपरेटिंग रूम में जाकर सर्जरी नहीं कर सकती थी। जिस लड़की के लिए सर्जरी ही उसकी पूरी जिंदगी थी, उसके लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। वह बारिश में घुटनों के बल बैठकर प्रोफेसर से माफी मांगती है और एक मौका देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन प्रोफेसर डियोकी उसे कोई दूसरा मौका नहीं देते। उस दिन के बाद सियांग अपनी ऊंचाई से सीधे नीचे गिर जाती है। जिसके पास एक समय शानदार करियर था, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन सियांग हार मानने वाली नहीं थी। वह अंडरग्राउंड में ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करने लगती है। अब वह उन लोगों की इलीगल सर्जरी करती थी जिन्हें आम हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता था। इनमें गैंगस्टर्स और ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका संबंध अपराध की दुनिया से था। लाइसेंस न होने के बावजूद सियांग की सर्जरी आज तक कभी फेल नहीं हुई थी। एक बार उसने एक गैंग लीडर की जान बचाई, लेकिन सर्जरी के बाद एक नर्स ने चुपके से उसकी आईवी बैग में कुछ मिला दिया। असल में वह नर्स पहले उसी हॉस्पिटल में सियांग के साथ काम करती थी। उसे प्रोफेसर डियोकी और सियांग के बीच हुई पूरी घटना की जानकारी थी। उसे ये भी पता था कि सियांग का मेडिकल लाइसेंस जा चुका है, फिर भी वह इलीगल सर्जरी कर रही है। नर्स ने आईवी में सिर्फ स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी, लेकिन इसी बात को लेकर वह सियांग को ब्लैकमेल करने लगी। उसने कहा कि अगर वह चाहे तो किसी भी पेशेंट के साथ जानबूझकर ऐसा कुछ कर सकती है जिससे पेशेंट की मौत हो जाए, और अगर इलीगल सर्जरी के दौरान किसी की मौत हुई तो सियांग को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। इसके बदले नर्स ने सियांग से बड़ी रकम मांगी। उसे लगा कि अब सियांग
सियांग पूरी तरह उसके हाथ में है और वह इस हालत का मजा लेने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने किस इंसान से पंगा लिया है। सियांग उसकी मांग मान लेती है। वह कहती है कि उसी रात पैसे वेयरहाउस में रख देगी। रात में नर्स जब वहां पहुंचती है तो उसे पैसों की मोटी गड्डी दिखाई देती है। वह खुशी खुशी पैसे गिनने लगती है। तभी सियांग आरवी ट्यूब उठाती है और उसी से उसका गला कस देती है। इस बार सियांग के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी। साफ था कि किसी इंसान को मारना उसके लिए पहली बार नहीं था। इसके बाद सियांग उस पैसों की पूरी गड्डी डोनेशन बॉक्स में डाल देती है। उसके हिसाब से समाज के गंदे लोगों को हटाना भी एक तरह का अच्छा काम था। फिर सियांग का असिस्टेंट योंगजू वहां आता है और नर्स की बॉडी को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करता है। योंगजू खुद भी कभी सियांग का पेशेंट रह चुका था। उसके पास हॉस्पिटल बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह बाद में सियांग के साथ ही रहने लगा और उसके कामों में हाथ बंटाता था। योंगजू स्वभाव से काफी शर्मीला था। वह हमेशा सियांग को किसी की जान लेने से रोकने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार जब सियांग किसी को मार देती, योंगजू ही उसके बाद की पूरी प्रॉब्लम संभालता था। और इस तरह इलीगल सर्जरी करने के साथ साथ सियांग की एक और खतरनाक जिंदगी भी चल रही थी। सियांग ने इलीगल सर्जरी के साथ साथ एक छोटा सा लीगल क्लिनिक भी खोल रखा था। वहां वह अक्सर बुजुर्गों का फ्री में चेकअप करती थी। आसपास के लोगों की नजर में सियांग एक खूबसूरत और बहुत नेक लड़की थी। किसी को भी उसके खतरनाक दूसरे चेहरे के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। इसी वजह से पास वाले रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक बदमाश की नजर भी सियांग पर पड़ गई। वह हाल ही में जेल से बाहर आया था और उसके पैर में इलेक्ट्रॉनिक एंकल ब्रेसलेट लगा हुआ था। वहां से गुजर रहे एक पुलिस ऑफिसर ने उसे देखा और सियांग को सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन कुछ ही समय बाद वही बदमाश सियांग के क्लिनिक में आ पहुंचा। वह उससे बदतमीजी करने लगा और जानबूझकर ताने मारने लगा। इतना ही नहीं, उसने सियांग को सोल के एक बार में साथ चलने के लिए भी कहा। सियांग ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। असल में ये आदमी सिर्फ लड़कियों पर गलत नजर रखने वाला नहीं था, बल्कि अपनी ही बहन के साथ भी अक्सर बुरा बर्ताव करता था। समय के साथ उसका घमंड और बढ़ता जा रहा था। रात में तो वह शराब पीकर सियांग के घर की खिड़की तक पहुंच गया और उसे गंदी नजरों से देखने लगा। अब सियांग से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके दिमाग में उसी वक्त उस बदमाश को खत्म करने का प्लान बनना शुरू हो गया। अगले दिन सियांग खुद उसकी बहन के छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहां वह चुपचाप उस बदमाश को गौर से देखने लगती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद मुसीबत के बेहद करीब पहुंच चुका है। सियांग उसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसकी मौत का फैसला पहले ही हो चुका हो। रेस्टोरेंट से निकलते समय सियांग जानबूझकर अपना अम्ब्रेला वहीं छोड़ देती है। फिर वह बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर उस बदमाश का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वह अपना अम्ब्रेला लेने बाहर आता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सियांग उसे अपने साथ आने का इन्विटेशन देती है। बदमाश तो पहले से ही सियांग पर फिदा था, इसलिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। अगले दिन वह सड़क पर बाइसिकल चला रहा होता है। तभी एक रेड कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुकती है। कार में सियांग को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तो उसे अपनी ड्रीम गर्ल मान चुका था। बिना किसी शक के वह सियांग की कार में बैठ जाता है। सियांग ने पहले से उसके लिए पानी की एक बोतल रखी थी। वह उसे पानी पीने के लिए देती है और बदमाश भी बिना सोचे उसे पी जाता है। इसके बाद सियांग एक बड़ा प्लास्टिक मैट खरीदती है और उससे उसे घर के अंदर ले जाने में मदद करने को कहती है। वह बदमाश सियांग को खुश करने में लगा रहता है। मेहनत करते करते उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है। सियांग बड़ी नरमी से उसका शर्ट उतारती है और उसे पसीना पोंछने के लिए टॉवल देती है। कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। अब उसे समझ आ चुका था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन तब तक भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सियांग उसके ऊपर बैठी थी। वह आखिरी बार बेहद शांत तरीके से उससे कहती है कि अगर वह चुपचाप रहेगा तो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद सियांग एक नाइफ निकालती है और बिना हिचकिचाए उसके गले पर वार कर देती है। बदमाश खून से लथपथ होकर छटपटाने लगता है। उसकी हालत देखकर सियांग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। ऑपरेटिंग रूम में किसी की जान बचाने से सियांग को जो सेटिस्फेक्शन मिलता था, उससे भी ज्यादा उसे किसी की जान लेने में मजा आने लगा था। उधर योंगजू तुरंत वहां पहुंचता है और पूरे कमरे में फैले खून के निशान साफ करने लगता है। इसके बाद वह बदमाश के सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जला देता है। सियांग उसकी बॉडी को जंगल में ले जाती है, वहां एक गड्ढा खोदती है और उसे अंदर दफना देती है। दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि पूरा काम आसानी से हो जाता है। बदमाश के गायब होने के बाद आसपास का इलाका फिर से पहले जैसा शांत हो जाता है। सियांग को लगता है कि उसने एक बुरे इंसान को हटाकर अच्छा ही किया है। इससे उसके मन को भी थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकती। कुछ ही समय बाद एक ऐसा इंसान उसके सामने आ जाता है जिसे सियांग अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। वह था प्रोफेसर डिओकी। जिस प्रोफेसर को सियांग कभी अपना सबसे बड़ा मेंटर मानती थी, वही अब बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। पहले जैसा घमंड अब उसके चेहरे पर नहीं था। वह सियांग की पसंद का केक भी लेकर आया था। इस बार प्रोफेसर डिओकी खुद सियांग से मदद मांगने आया था। पता चलता है कि प्रोफेसर को भी ब्रेन कैंसर है। अच्छी बात यह थी कि कैंसर अभी शुरुआती स्टेज में था, लेकिन ट्यूमर ऐसी जगह पर था जहां सर्जरी करना बेहद मुश्किल था। प्रोफेसर जानता था कि ये ऑपरेशन सिर्फ सियांग ही सही तरीके से कर सकती है। असल में प्रोफेसर काफी समय से उसकी हर सर्जरी
सर्जरी पर नजर रख रहा था। उसने देखा था कि लाइसेंस चले जाने के बाद भी सियांग की सर्जिकल स्किल्स कम नहीं हुई बल्कि और बेहतर हो गई थी। ये सुनकर सियांग को पूरी बात मजाक जैसी लगती है। वह मन ही मन सोचती है कि काश वह प्रोफेसर को उसी वक्त खत्म कर सकती, लेकिन अब वह उसे बचाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर प्रोफेसर डियोकी ही था जिसकी वजह से उसका मेडिकल लाइसेंस गया था और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, और आज वही इंसान उससे अपनी जान बचाने के लिए सर्जरी करने की उम्मीद कर रहा था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रोफेसर ने उस पुराने मामले के लिए एक बार भी सॉरी नहीं कहा। उल्टा वह अब भी टीचर की तरह सियांग से बात करता है और कहता है कि उसे ये सर्जरी करनी ही होगी। अगर सियांग ने मना किया तो प्रोफेसर पुलिस को उसकी इलीगल सर्जरीज की पूरी जानकारी दे देगा। ये धमकी सियांग के पुराने जख्म को फिर से खोल देती है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह प्रोफेसर को साफ कह देती है कि उसे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है और वह यहाँ से चला जाए। प्रोफेसर के पास कोई जवाब नहीं बचता। आखिर में वह वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वह जल्दी से अपनी पॉकेट से पेन किलर्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेडिसिन की बोतल हाथ से गिर जाती है। प्रोफेसर झुककर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी सियांग वहां से गुजरती है और जानबूझकर उस बोतल को पैर से दूर कर देती है। जिस इंसान के सामने सियांग कभी बारिश में घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रही थी, वही आज उसके पैरों के पास बेबस पड़ा था। लेकिन इस बार सियांग के अंदर उसके लिए जरा भी दया नहीं थी। वह प्रोफेसर डियोकी की कीमती मेडिसिन टैबलेट्स को बेरहमी से कुचल देती है, फिर उसे बार बार पैर से हटाती है और जोर जोर से हंसती है। 10 साल से ज्यादा समय से उसके अंदर दबा गुस्सा जैसे आज बाहर निकल रहा था। सियांग को ये सब करके बेहद सुकून मिल रहा था। तभी योंगजू वहां पहुंचता है और उसे रोक देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर डियोकी दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। अच्छी बात ये थी कि योंगजू पहले ही एम्बुलेंस बुला चुका था। अगर वह समय पर नहीं आता तो प्रोफेसर की जान शायद सियांग के घर के बाहर ही चली जाती। लेकिन सियांग को अभी पता नहीं था कि प्रोफेसर को उस दिन न बचाने का फैसला आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। कुछ समय बाद सियांग का क्लिनिक अचानक सील कर दिया जाता है। ये देखकर वह गुस्से में फोन उठाती है और प्रोफेसर डियोकी से बात करती है। इस बार प्रोफेसर कोई बात छिपाता नहीं। वह सीधे कहता है कि अगर सियांग अपना क्लिनिक दोबारा खुलवाना चाहती है तो उसे बुसान आकर उससे मिलना होगा। सियांग अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। अब वह खुद देखना चाहती थी कि प्रोफेसर आखिर उससे क्या चाहता है। उधर प्रोफेसर डियोकी बुसान पहुंच चुका था, जहां मेडिकल वर्ल्ड की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी। डियोकी लगातार 9 साल से एक बेहतरीन डॉक्टर रहा था, इसीलिए इस साल भी सबसे बड़ा मेडिकल अवार्ड उसी को मिलने की उम्मीद थी। पूरे समारोह में हर किसी की नजर उसी पर थी, लेकिन जितनी ज्यादा उसकी तारीफ हो रही थी उतना ही सियांग के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन बाथरूम जाते समय सियांग ने कुछ डॉक्टर्स की बातचीत सुन ली। तभी उसे पता चला कि इस अवार्ड सेरेमनी की स्पॉन्सर चेयरवुमन इचिदा है। दरअसल इचिदा का बेटा ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा था। बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए कोई डॉक्टर उसकी सर्जरी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब सिर्फ प्रोफेसर डियोकी ही उसे बचा सकता था। यह सुनकर सियांग के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई, क्योंकि उसे प्रोफेसर डियोकी से बदला लेने का मौका दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद सियांग की मुलाकात चेयरवुमन इचिदा से हुई। दोनों पहले प्रोफेसर डियोकी के जरिए मिल चुके थे। सियांग ने बिना समय गंवाए उसे एक वीडियो दिखाया। उसमें एक ऐसे ही पेशेंट की सर्जरी थी जिसे सियांग ने खुद किया था। वह बच्चा भी इचिदा के बेटे से सिर्फ 2 साल बड़ा था। उस समय कई बड़े हॉस्पिटल्स ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था, लेकिन सियांग की सर्जरी के बाद वह आज बिल्कुल ठीक था। सियांग ने कहा कि वह इचिदा के बेटे को भी बचा सकती है। उसकी बात और उसका सर्जरी प्लान देखकर चेयरवुमन काफी प्रभावित हुई। उसने पूछा कि बदले में सियांग को क्या चाहिए, लेकिन सियांग ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उसकी सिर्फ एक मांग थी कि इस साल प्रोफेसर डियोकी को सबसे बड़ा अवार्ड न दिया जाए। वह चाहती थी कि डियोकी सबके सामने हार जाए। ये सुनते ही चेयरवुमन इचिदा भड़क गई और उसने सियांग को बाहर जाने के लिए कह दिया। अगले दिन भी सियांग ने हार नहीं मानी और दोबारा उससे मिलने पहुंच गई। इचिदा ने कहा कि जो इंसान अपने ही टीचर की इज्जत नहीं करता वह अच्छा इंसान नहीं हो सकता, इसलिए वह अपने बेटे की जान ऐसे डॉक्टर के हाथ में नहीं दे सकती। सियांग को लगा कि उसका पूरा प्लान खत्म हो गया, लेकिन उसी रात कहानी ने अचानक पलटी खाई। चेयरवुमन इचिदा खुद सियांग के पास पहुंची। इस बार उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसने सियांग को सर्जरी करने की इजाजत दे दी, लेकिन साफ चेतावनी दी कि अगर सर्जरी नाकाम हुई तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सियांग को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। फिर उसने अपना सामान तैयार किया और इचिदा के प्राइवेट प्लेन से जापान के लिए निकल गई। वहां पहुंचते ही ऑपरेटिंग रूम तैयार था। सियांग ने भी गंभीर हालत में पड़े बच्चे से कॉन्फिडेंस के साथ बात की और सर्जरी शुरू कर दी। उधर उसी समय मेडिकल अवार्ड सेरेमनी भी शुरू हो चुका था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन सर्जरी के दौरान अचानक हालात बिगड़ते नजर आए। सियांग के चेहरे पर खून के छींटे आ गए और आसपास मौजूद डॉक्टर्स घबरा गए। एक डॉक्टर ने उससे कहा कि पहले पेशेंट की चोट को संभालकर उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाना चाहिए, लेकिन सियांग ने किसी की बात नहीं सुनी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ सर्जरी पर था। हर कोई परेशान था। तभी चेयरवुमन इचिदा भी ऑपरेटिंग रूम
में पहुंच गई। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसे डर था कि अगर सर्जरी नाकाम हुई तो उसका बेटा शायद दोबारा होश में न आए, लेकिन सियांग बिल्कुल शांत थी। आसपास चाहे जितनी भी परेशानी हो, उसके हाथ सर्जरी से नहीं रुके। वह हर पल को ध्यान में रखकर काम करती रही। इधर अवार्ड सेरेमोनी में भी बड़ा बदलाव हो चुका था। सबको उम्मीद थी कि प्रोफेसर डियोकी ही अवार्ड जीतेगा, लेकिन अचानक उसका नाम हटा दिया गया। अवार्ड एक ऐसे डॉक्टर को दे दिया गया जिसकी तुलना डियोकी से भी नहीं की जा सकती थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। तभी प्रोफेसर डियोकी ने खुद तालियां बजानी शुरू कर दी, जिससे माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। कुछ समय बाद सियांग जापान से वापस लौटी। उसके चेहरे पर साफ घमंड था, क्योंकि सर्जरी सफल हो चुकी थी। वह खास तौर पर डियोकी का रिएक्शन देखने आई थी। उसे उम्मीद थी कि डियोकी गुस्सा करेगा या उसे डांटेगा, लेकिन डियोकी बिल्कुल शांत रहा। यह देखकर सियांग को काफी निराशा हुई, लेकिन सियांग को अभी एक बड़ी बात नहीं पता थी। चेयरवुमन इचिदा के बेटे की सर्जरी सफल होने के पीछे खुद प्रोफेसर डियोकी का भी हाथ था। एक दिन पहले पार्टी में इचिदा ने डियोकी से साफ पूछा था कि क्या सियांग पर भरोसा किया जा सकता है। डियोकी जानता था कि सियांग की वजह से उसका अवार्ड खतरे में पड़ सकता है, फिर भी उसने इचिदा से कहा कि उसे सियांग पर भरोसा करना चाहिए। उसने बताया कि जितने स्टूडेंट्स को उसने ट्रेन किया था, उनमें सिर्फ सियांग के अंदर ऐसी नेचुरल स्किल थी। वह सच में एक जीनियस थी, इसलिए अगर किसी के पास उस बच्चे को बचाने का मौका था तो वह सियांग ही थी। डियोकी की बातों से चेयरवुमन इचिदा की सारी शंका दूर हो गई और उसने सियांग को सर्जरी करने देने का फैसला किया। इस सफल सर्जरी के बाद डियोकी को भी यकीन हो गया कि उसकी अपनी सर्जरी के लिए सियांग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी बीच सियांग की पुरानी परेशानी फिर सामने आ गई। उसकी इलीगल सर्जरीज की खबर पुलिस तक पहुंच गई थी। सियांग और पेशेंट्स के बीच एक मिडलमैन काम करता था। वह खुद पैसे कमाता था और अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को भी इंफॉर्मेशन देता था। इसी मिडलमैन की वजह से गैंग लीडर पर की गई सियांग की सर्जरी का वीडियो बाहर आ गया। पुलिस वह वीडियो लेकर प्रोफेसर डियोकी के पास पहुंची और उससे उस डॉक्टर की पहचान करने में मदद मांगी। डियोकी ने वीडियो देखते ही सियांग को पहचान लिया, लेकिन उसने पुलिस को सच नहीं बताया। फिर भी पुलिस ने इलीगल सर्जरी वाली जगह का पता लगा लिया। प्रोफेसर डियोकी के पुराने दोस्त कैप्टन यांग ने उसे भी वहां बुलाया ताकि वह इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। हालांकि जगह को अच्छी तरह साफ कर दिया गया था, फिर भी पुलिस डॉग को पीछे की पहाड़ी पर कुछ सुराग मिल गया। पुलिस ने वहां की डीली मिट्टी हटाई और एक प्लास्टिक में लिपटा शव मिला। वह उसी नर्स का था जिसने पहले सियांग को धमकी देने की कोशिश की थी। प्रोफेसर डियोकी को यह देखकर जैसे सब कुछ समझ आने लगा। वह पहले ही सियांग के खतरनाक रूप को देख चुका था और अब सियांग भी उसी क्राइम सीन पर मौजूद थी। हैरानी की बात यह थी कि वह बिल्कुल शांत खड़ी थी और पास मौजूद पुलिस डॉग को देखकर ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। पुलिस वालों को भी हैरानी हुई कि वह डॉग सियांग के साथ इतना फ्रेंडली क्यों था। सियांग ने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कहा कि शायद उस पुलिस डॉग को जानवरों से प्यार है, इसलिए वह उसके साथ इतना फ्रेंडली था। लेकिन प्रोफेसर डियोकी ने तुरंत सियांग को एक तरफ बुलाया और उसे जमकर डांट दिया। उसने कहा कि वह पागलों की तरह लोगों को मारती घूम रही है। अगर पुलिस ने उसे अभी पकड़ लिया तो डियोकी की सर्जरी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन सियांग ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि डियोकी अवार्ड सेरेमोनी खराब करने का बदला लेने के लिए पुलिस के साथ मिल गया है। इससे सियांग और ज्यादा गुस्सा हो गई। दोनों की मुलाकात बिना किसी अच्छे नतीजे के खत्म हुई, लेकिन क्राइम स्क्वाड के कैप्टन यांग ने उन्हें साथ देख लिया। उसने सियांग को प्रोफेसर डियोकी की पुरानी स्टूडेंट के रूप में पहचान लिया। हालांकि उस वक्त उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद केस में नया मोड़ आ गया। जांच के दौरान नर्स के कपड़ों से डॉग के बाल मिले। अभी यह पता नहीं चल पाया था कि वह किस नस्ल के डॉग के बाल हैं। विक्टिम के पास खुद कोई डॉग नहीं था, इसलिए फोरेंसिक्स को शक हुआ कि ये बाल शायद किलर के डॉग के हो सकते हैं। एक यंग पुलिस ऑफिसर ने यह जानकारी डियोकी के साथ भी शेयर कर दी। उसी रात डियोकी ने उस ऑफिसर को अपने साथ बाहर आने के लिए कहा। डियोकी ने पहले ही दरवाजे के हैंडल पर कुछ लगा रखा था। फिर मौका मिलते ही उसने ऑफिसर को एक हैंडकरचिफ दे दिया। ऑफिसर ने भी अपने शक के बारे में डियोकी को बताया। उसने कहा कि जिस महिला से वे पहले मिले थे वह डियोकी की स्टूडेंट रह चुकी है। अब उन्हें यह भी पता चला था कि विक्टिम के पास कोई डॉग नहीं था, इसलिए हो सकता है कि ये बाल किलर के डॉग के हों। इत्तेफाक से डियोकी की उसी स्टूडेंट के पास भी इसी तरह का डॉग था, लेकिन अगले ही पल वह ऑफिसर बेहोश हो गया। अब प्रोफेसर डियोकी का असली चेहरा सामने आता है। बाहर से वह जितना शांत और अच्छा डॉक्टर दिखता था, अंदर से वह सियांग से भी ज्यादा खतरनाक था। लोगों को मारने का यह उसके लिए कोई पहला मामला नहीं था। एक बार सर्जरी के दौरान उसने अपने एक ऐसे दोस्त को खत्म करने की कोशिश की थी जिससे वह नफरत करता था, लेकिन सियांग को उसकी हरकत का पता चल गया था। वह नहीं चाहती थी कि डियोकी का मेडिकल करियर बर्बाद हो, इसलिए उसने जानबूझकर उसे घायल कर दिया और उसके हाथ से वह नाइफ हटा दी। इसके बाद सियांग ने नया स्कैल्पल संभाला और सर्जरी को सही तरीके से पूरा किया। सियांग चाहती थी कि वह डियोकी को यह बात बताए, लेकिन उस घटना के बाद दोनों के बीच दूरी और बढ़ गई। डियोकी के लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि उसकी सबसे प्यारी स्टूडेंट ने उसकी असली हरकत देख ली थी, इसलिए वह हर तरह से सियांग को अपने से दूर करना चाहता था। लेकिन वह दोस्त भी ज्यादा समय तक नहीं बच सका। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद डियोकी ने फिर उसे अपना निशाना बनाया। उसने उसकी हालत का फायदा उठाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। डियोकी ने यह सब इतनी सफाई से किया कि उसका दोस्त भी समझ नहीं पाया
बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। डियोकी ने बड़ी शांति से उसे एक टिश्यू दिया और कहा कि इसे रखो ताकि खून बाहर न फैले। उसका दोस्त इस बात से पूरी तरह हैरान रह गया और डर कर कार से बाहर निकल गया। भागते हुए वह एक क्लिफ से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। डियोकी बस खड़ा होकर उसे ठंडे चेहरे से देखता रहा। बाद में उसका शरीर जंगली कुत्तों के बीच मिला। तब साफ हो गया कि सियांग को मारने की आदत जिस इंसान ने सिखाई थी वह खुद भी किसी से कम खतरनाक नहीं था। जब डियोकी छोटा था तब वह भी सियांग जैसा ही था। उसे इंसानी दिमाग के बारे में जानने की इतनी ज्यादा धुन थी कि वह हर चीज भूल जाता था। जब उसके सामने किसी का खुला हुआ दिमाग आता और उसमें खून दिखाई देता तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक अजीब सा जोश आ जाता था। इसलिए जब डियोकी ने सियांग को देखा तो उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। असल में वह सियांग को इसलिए दूर करना चाहता था क्योंकि उसे अपने ही पुराने रूप का सामना करने में परेशानी होती थी। कुछ समय बाद उस युवा पुलिस ऑफिसर के गायब होने की बात कैप्टन यांग तक पहुंच गई। उसने ऑफिसर की आखिरी फोन कॉल की जांच की तो पता चला कि आखिरी कॉल प्रोफेसर डियोकी ने की थी। कैप्टन यांग ने डियोकी को मिलने के लिए बुलाया और पूछा कि क्या वह उस रात उस पुलिस ऑफिसर से मिला था। डियोकी ने माना कि दोनों ने मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में उसे अचानक एक जरूरी काम आ गया, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसी बीच कैप्टन यांग के साथी ने भी कॉल करके बताया कि उसने आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं। साथ ही उसने डियोकी के हाउसकीपर से भी पूछताछ की। हाउसकीपर ने बताया कि पिछली रात जब वह खाना लेकर आया था तो उसे बाथरूम से पानी चलने की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए उसे लगा कि डियोकी घर पर ही है। लेकिन असल में यह सब डियोकी का बनाया हुआ प्लान था। वह उस रात घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया था और दूसरे गराज में छिपी लग्जरी कार लेकर चला गया था। उसने इतनी सफाई से सब कुछ किया था कि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिल सकता था। लेकिन अब सियांग के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। वह था धोखा देने वाला मिडलमैन। डियोकी ने उसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। पहले वह उसका इरादा समझना चाहता था, फिर डियोकी ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह उसके साथ काम करेगा तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। डियोकी के बड़े ऑफर को सुनकर मिडलमैन तुरंत मिलने के लिए तैयार हो गया। मुलाकात में डियोकी ने बताया कि उसके पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसे सीक्रेट सर्जरी की जरूरत है। वह चाहता था कि मिडलमैन सियांग को ढूंढकर उसके साथ काम करने के लिए राजी करे। बदले में उसे काफी मोटी रकम मिलने वाली थी। यह सुनकर मिडलमैन लालच में आ गया। जब पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की तो वह सच छिपाने लगा। साफ था कि फिलहाल वह डियोकी का साथ दे रहा था, लेकिन सियांग को पुलिस की नजरों से पूरी तरह बचाने के लिए डियोकी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सियांग के डॉग केनल में आग लगा दी। वहाँ सियांग के पाले हुए तीनों डॉग्स भी जलकर मर गए। वे तीनों सियांग के लिए सिर्फ पालतू जानवर नहीं थे, इस दुनिया में वही उसके सबसे करीबी थे। सियांग उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की तरह मानती थी। सियांग को समझ ही नहीं आया कि डियोकी ने ऐसा क्यों किया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत डियोकी को मिलने के लिए बुलाया। कुछ देर बाद सियांग ने अपनी पिकअप ट्रक से डियोकी की कार को जोर से टक्कर मार दी, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने ट्रक पीछे की ओर दोबारा पूरी ताकत से डियोकी की कार में भिड़ा दिया। डियोकी आराम से कार से बाहर निकला और कार के सामने सीधा खड़ा हो गया। उसने बिना किसी डर के सिगरेट जलाई। उसके पास बैठा योंगजू यह सब देखकर घबरा गया। उसने सियांग को समझाने की कोशिश की, लेकिन सियांग की आंखों पर गुस्सा पूरी तरह हावी था। उसने सामने खड़े डियोकी को देखा और फिर से गैस दबा दी, मगर आखिरी पल में भी वह डियोकी को कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद सियांग अपने डॉग्स को खोने के गम में पूरी तरह टूट गई। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। तभी वही मिडलमैन उसके पास आया और उसने सियांग को एक नया काम ऑफर किया। सियांग उसके बारे में अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह उसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कॉलेज जाने के लिए सियांग ने जो लोन लिया था वह इसी आदमी से लिया गया था। अब उस लोन पर इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ तक पहुंच चुका था, इसीलिए इस बार फैसला सियांग के हाथ में नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि सियांग को बिल्कुल पता नहीं था कि जिस डॉक्टर के साथ उसे काम करना है वह डियोकी ही है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये 4 साल बाद दोनों की पहली पार्टनरशिप होने वाली थी। कुछ समय बाद दोनों को एक बड़े यॉट पर भेजा गया। यॉट इंटरनेशनल वाटर्स में आगे बढ़ रहा था और वहीं एक सीक्रेट ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की तैयारी थी। जिस पेशेंट का ऑपरेशन होना था वह एक कल्ट का सबसे बड़ा लीडर था। उसके सारे काम इतने सीक्रेट थे कि उसकी सर्जरी को पब्लिक नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे यॉट जमीन से दूर होता गया, सियांग ने अपने डॉग्स की राख को हाथ में लिया और समुद्र में बहा दिया। वह इसी तरह उनसे आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती थी, लेकिन जब वह गम में डूबी हुई थी तभी डियोकी उसके पास आ गया और उससे बात करने लगा। सियांग को समझ नहीं आया कि डियोकी के पास पहले से इतना पैसा और नाम होने के बाद भी वह ऐसी सीक्रेट सर्जरीज क्यों करता है। इस पर डियोकी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह सियांग जैसा नहीं है। सियांग जिस चीज के पीछे भाग रही थी वह डियोकी की चाहत नहीं थी। डियोकी खुद को इंसान से ज्यादा एक साइंटिस्ट मानता था। उसके लिए उन डॉग्स की मौत का कोई मतलब नहीं था। डियोकी की यह बेरुखी सुनकर सियांग अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उसने पास पड़ा अम्ब्रेला उठाया
और डियोकी के चेहरे पर जोर से मारना शुरू कर दिया। डियोकी खुद को बचाने की हालत में भी नहीं था। तभी योंगजू दौड़ कर आया और सियांग को रोक लिया। उधर डियोकी की बीमारी लगातार बढ़ रही थी। उसके हाथ पहले से ज्यादा कांपने लगे थे। सर्जरी सही तरीके से करने के लिए उसने अपनी बची हुई आखिरी स्पेशल मेडिसिन की वायल भी खुद को दे दी, लेकिन ऑपरेशन शुरू होते ही उसके हाथ फिर से बुरी तरह कांपने लगे। किस्मत से इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। सियांग ने डियोकी की हालत देख ली थी। उसे समझ आ गया कि वह पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर कहा कि दोनों अपनी पोजीशंस बदल लें, क्योंकि अगर ऑपरेशन के दौरान डियोकी से गलती हुई तो दोनों में से कोई भी उस यॉट से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन डियोकी जैसा घमंडी इंसान अपने स्टूडेंट के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। वह दर्द सहते हुए भी स्कैल्पेल पकड़े रहा और सर्जरी जारी रखी। तभी एक अजीब बात हुई। जो डियोकी हमेशा काम के समय सिर्फ सर्जरी पर ध्यान देता था, वही अब ऑपरेशन के बीच सियांग से बातें करने लगा। सियांग ने डियोकी से ऐसे शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। उसे कभी अपने टीचर से सीधे तारीफ या रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, इसीलिए उसके सामने खड़ा यह पुराना टीचर उसे एक साथ जाना पहचाना भी लग रहा था और बिल्कुल अनजान भी। कुछ देर बाद सर्जरी सफल हो गई। ऑपरेशन खत्म होते ही सियांग डियोकी के पीछे चली गई। डियोकी ने कहा कि उसने काफी समय बाद खुद को इतना खुश महसूस किया है। उसने यह भी कहा कि वह सियांग से नफरत नहीं करता, बल्कि असल में नफरत सियांग उसके लिए रखती है। यह सुनकर सियांग काफी देर तक चुप रही। फिर पहली बार उसने अपने दिल में छिपी असली भावनाओं को समझना शुरू किया। कई साल पहले जब दोनों ने साथ में एक मुश्किल सर्जरी की थी, उस समय की खुशहाल यादें सियांग ने डियोकी के साथ शेयर की। डियोकी के लिए भी वह दौर उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय था। अब दोनों ऐसे खुलकर बातें कर रहे थे जैसे लंबे समय बाद दो पुराने दोस्त मिले हों। पहली बार सियांग ने अपने टीचर के सामने सिर झुकाकर उन्हें सम्मान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 4 साल की सारी नाराजगी उसी पल खत्म हो गई हो। लेकिन सियांग को अब भी नहीं पता था कि बाहर से जितना सख्त दिखने वाला डियोकी अंदर से उसे उतना ही ज्यादा चाहता था। जब भी उसे न्यूज में सियांग के बारे में कुछ पता चलता, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। यहाँ तक कि डियोकी ने पहली बार किसी की जान भी सियांग की वजह से ली थी। दरअसल डियोकी के एक पुराने दोस्त ने सियांग की शानदार मेडिकल टैलेंट देख ली थी। वह सियांग को विदेश में पढ़ने भेजने और अपने साथ ले जाने का प्लान बना रहा था। बाद में वह उसकी काबिलियत का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करना चाहता था। उसके साथ जाने वाले ज्यादातर लोग भी बर्बाद हो चुके थे। डियोकी अपने इतने सालों से तैयार किए हुए सबसे प्यारे स्टूडेंट को किसी के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। इसी वजह से उसने उस समय सियांग को विदेश जाने वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलने दी। असल में वह सीधे तौर पर नहीं, बल्कि छुपकर सियांग को बचा रहा था। बाद में डियोकी ने उसी पुराने दोस्त को भी खत्म कर दिया, क्योंकि उसने सियांग को परेशान करने का इरादा नहीं छोड़ा था। डियोकी अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाकर सियांग को बचाना चाहता था। अब दोनों के बोट से उतरते ही कहानी ने एक और मोड़ लिया। मिडिलमैन ने अपना प्लान बदल लिया और सियांग को पुलिस के हवाले करने वाला था। लेकिन सियांग को कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। उसने बहाना बनाया कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और योंगजू से मेडिसिन लेने को कहा। मिडिलमैन का ध्यान दूसरी तरफ जाते ही सियांग वहां से निकल गई। जब मिडिलमैन पुलिस के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि सियांग गायब है। थोड़ी देर बाद जब दोनों आमने सामने आए तो उसने पूछा कि वह कहां चली गई थी। सियांग ने कहा कि वह बस कुछ खाने बाहर गई थी और अब उससे अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन उसके मन में अब कुछ और ही चल रहा था। वह मिडिलमैन को खत्म करने का इरादा बना चुकी थी। इसी बीच उसे अपने पुराने कॉलीग का फोन आया। उसने बताया कि डियोकी का ब्रेन कैंसर अब आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। अगर जल्द सर्जरी नहीं हुई तो वह 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। सियांग इस बात को समझ भी नहीं पाई थी कि तभी उसके पास से एक जाना पहचाना आदमी गुजर गया। उसने मिडिलमैन को अपने साथ लिया और गली की तरफ चला गया। जब सियांग ने पीछे मुड़कर देखा तो मिडिलमैन की हालत खराब थी और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। डियोकी उसे वहां से ले जा रहा था। जमीन पर पड़े खून के निशान और अंधेरे में गायब होते दोनों लोगों को देखकर सियांग को पूरी सच्चाई समझ आ गई। जिस टीचर से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वही इतने समय से चुपचाप उसकी रक्षा कर रहा था। सियांग के रास्ते में आने वाली सारी बड़ी परेशानियों को डियोकी खुद दूर कर रहा था। पुलिस करीब आ रही थी, इसलिए योंगजू ने जल्दी से सियांग को वहां से हटा लिया। कुछ समय बाद सियांग को डियोकी का एक और मैसेज मिला। उसने उसे एक तय जगह पर जाकर कार की कीज लेने को कहा था। डियोकी ने उसके लिए कार तैयार कर रखी थी, साथ में अलग अलग नंबर प्लेट्स और काफी कैश भी रखा था। उसने सियांग को तुरंत वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन अब सियांग को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उसने तय कर लिया कि वह डियोकी की ब्रेन सर्जरी खुद करेगी। उसने अपने दोस्तों से एक ऑपरेटिंग रूम का इंतजाम करवाने को कहा। उसका प्लान था कि सब तैयारी पूरी होने के बाद डियोकी को बताएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिडिलमैन की मौत से पुलिस में बहुत बड़ा हंगामा मच चुका है। मिडिलमैन को मारने का तरीका देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह काम किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसे मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है। जांच से उन्हें लगा कि किलर कोई मेडिकल स्टूडेंट या बेहद ट्रेन्ड डॉक्टर हो सकता है। सर्वेलेंस कैमरा में सिर्फ डियोकी की पीठ दिखाई दी थी, इसलिए पुलिस के पास सीधे कोई पक्का सबूत नहीं था। क्राइम स्क्वाड के कैप्टन यांग के लिए मामला और भी मुश्किल था। उसने उस समय डियोकी को साफ तौर पर देखा था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बजाय
उसने डियोकी को अकेले मिलने के लिए बुलाया। कैप्टन यांग उससे अपने शक के बारे में जानना चाहता था। उसने पूछा कि मिडलमैन को मारने के पीछे क्या कारण था। साथ ही उसने यह भी पूछा कि क्या हाल की दूसरी घटनाओं के पीछे सियांग का हाथ है। यह सुनकर डियोकी हल्का सा हंसा और उसने इस बात से इनकार भी नहीं किया। वापस आने के बाद कैप्टन यांग ने सर्वेलेंस वीडियो को बार बार देखा। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि यह डियोकी की पुरानी स्टूडेंट सियांग है। अब कैप्टन यांग को कहानी का बड़ा हिस्सा समझ में आने लगा था। कुछ समय बाद उसने सियांग को पुलिस स्टेशन बुलाया। उसने उसकी मेडिकल टैलेंट की तारीफ की। साथ ही कहा कि सियांग के पीछे एक ऐसा टीचर है जो उसे बिना किसी शर्त के बचाता रहा है। कैप्टन यांग ने साफ कहा कि वह एक दिन सियांग को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगा। कैप्टन यांग ने लगभग पूरी कहानी जोड़ ली थी, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए उसे सियांग को छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ डियोकी को जल्दी ही पता चल गया कि कैप्टन यांग अब सियांग के पीछे पड़ा है। उसी रात डियोकी ने कैप्टन यांग को अपने सीक्रेट वेयरहाउस में बुलाया। जैसे ही कैप्टन यांग अंदर पहुंचा, उसने चेन से बंद एक बड़ा फ्रीजर देखा। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर वही यंग पुलिस ऑफिसर था जिसकी तलाश चल रही थी। वह पूरी तरह जम चुका था। तभी अंधेरे से डियोकी धीरे धीरे सामने आया। अब डियोकी ने खुद सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि मिडलमैन और उस यंग पुलिस ऑफिसर को उसी ने मारा था। नर्स की मौत के पीछे भी वही था। इतना ही नहीं, सियांग की इलीगल सर्जरी का इल्जाम भी उसने अपने ऊपर लेने का फैसला किया था। डियोकी ने कहा कि हॉस्पिटल की नौकरी उसे बहुत बोरिंग लगती थी, इसलिए वह ये सब करके अपनी जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट ढूंढता था। डियोकी ने सियांग को इस पूरे मामले से पूरी तरह अलग रखने का फैसला कर लिया था। वह चाहता था कि सारा इल्जाम उसी के सिर आए। दूसरी तरफ सियांग को आखिरकार एक ऑपरेटिंग रूम मिल गया। उसने तुरंत डियोकी को सर्जरी की तारीख और समय बता दिया, लेकिन तय दिन पर डियोकी वहां नहीं पहुंचा। बाद में डियोकी का एक दोस्त सियांग को बताता है कि वह सर्जरी 1 महीने बाद करवाना चाहता है, लेकिन 1 महीने बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती कि इलाज करना और भी मुश्किल होता। दरअसल डियोकी यही चाहता था। वह जानबूझकर अपनी हालत बिगड़ने देना चाहता था ताकि सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो जाए। सियांग के पास आने से पहले ही डियोकी जानता था कि यह सर्जरी शायद सफल नहीं होगी। वह चाहता था कि सियांग ही उसकी चीफ सर्जन बने, क्योंकि अपनी मौत के जरिए वह उसे आखिरी सबक देना चाहता था। सियांग ने कभी फेलियर का सामना नहीं किया था, इसलिए डियोकी चाहता था कि वह एक बार हार को स्वीकार करना सीखे और आगे खुद को और बेहतर बनाए। सच कहें तो सियांग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। अपनी आखिरी घड़ी तक भी वह यही सोच रहा था कि सियांग के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सियांग उसे हर जगह ढूंढ रही थी। डियोकी ने उससे पूरा कांटेक्ट तोड़ दिया था और एक सीक्रेट जगह पर छिप गया था। अब पुलिस ने भी उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। जो डॉक्टर कभी सबकी नजरों में सबसे सम्मानित था, वही अब मर्डर के शक में वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। सियांग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। समय तेजी से निकल रहा था, इसलिए उसने गैंग लीडर से डियोकी को ढूंढने में मदद मांगी। गैंग लीडर ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए और आखिरकार डियोकी की लोकेशन पता कर ली, लेकिन सियांग खुद वहां नहीं गई। उसने गैंग लीडर से कहा कि वह डियोकी को वहां से ले आए। उधर सियांग ने कैप्टन यांग को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। वह जानना चाहती थी कि आखिर असली मामला क्या है। तब कैप्टन यांग ने उसे डियोकी के साथ हुई पूरी डील बता दी। पता चला कि दोनों के बीच वेयरहाउस में एक अग्रीमेंट हुआ था। डियोकी ने जांच करके जान लिया था कि कैप्टन यांग ने कई मर्डर केसेस से काफी पैसा गलत तरीके से लिया था। सियांग ने उसके इन गुनाहों को सामने न लाने की बात मान ली थी, लेकिन बदले में कैप्टन यांग को डियोकी को सारे क्राइम्स की जिम्मेदारी लेने देनी थी और सियांग को हमेशा के लिए छोड़ना था। डियोकी ने कैप्टन यांग से यह भी कहा था कि मरने से पहले वह उसे खुद कॉल करके सरेंडर करेगा। यह सुनकर सियांग ने कैप्टन यांग को साफ धमकी दे दी कि अगर उसने डियोकी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसे चैन से नहीं रहने देगी। अब कैप्टन यांग भी मुश्किल में फंस चुका था, लेकिन जैसे ही सियांग वहां से जाने लगी, कैप्टन यांग ने अचानक अपनी कार उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने सियांग को पकड़कर बाहर निकाला और उसके हाथ को कुचलने की कोशिश की। फिर वह उसकी उंगलियों को नुकसान पहुंचाने लगा ताकि वह डियोकी की सर्जरी न कर सके। तभी योंगजू तुरंत कार से बाहर आया और सियांग को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। कैप्टन यांग ने योंगजू पर भी हमला जारी रखा। योंगजू की हालत देखकर सियांग के अंदर का गुस्सा फिर जाग उठा। उसने अपना वही जाना पहचाना स्कैल्पल निकाला और कैप्टन यांग को पकड़ लिया। कुछ ही पल में उसने उसे मार दिया। अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बची थी। इसके बाद सियांग ने गैंग लीडर को फोन किया। उसके पास मौजूद डियोकी ने भी यह सब सुन लिया। फोन पर ही उसे पता चल गया कि सियांग ने एक और इंसान को मार दिया है। डियोकी तुरंत वहां पहुंच गया। उसने जमीन पर पड़े कार की को एक हैंडकरचीफ से उठाया ताकि उसके निशान न रहें और फिर सियांग से नाराज होकर पूछा कि वह लगातार लोगों को क्यों मार रही है। सियांग ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा टूट चुका था। उसने डियोकी से बस इतना कहा कि अब वह सब कुछ संभाल ले। डियोकी ने उसे पहले अपना चेहरा साफ करने को कहा और खुद पूरी जगह संभालने लगा। ये पहली बार था जब सियांग ने डियोकी के सामने खुद को इतना
कितना कमजोर दिखाया था। सियांग को अब किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वह सिर्फ चाहती थी कि डियोकी जिंदा रहे। लेकिन डियोकी फिर भी सर्जरी करवाने के अपने फैसले पर कायम था। उसका प्लान था कि 1 महीने बाद वह सियांग को अपनी सारी मेडिकल नॉलेज सिखाएगा। लेकिन अब सियांग को कुछ भी सीखने में दिलचस्पी नहीं थी। वह डियोकी से सिर्फ जिंदा रहने की भीख मांग रही थी। उसने कहा कि अगर डियोकी मर गया तो उसकी जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। वह चाहती थी कि डियोकी जिंदा रहकर अपनी आंखों से देखे कि सियांग एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बनती है। सियांग ने डियोकी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन डियोकी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। आखिर में सियांग उसकी जिद के आगे कुछ नहीं कर पाई। उसे मजबूर होकर डियोकी के फैसले को मानना पड़ा। वहां से निकलते समय भी डियोकी कैप्टन यांग की कार अपने साथ ले गया। यह आखिरी बार था जब उसने सियांग के पीछे से सारी परेशानी साफ की। 1 महीने बाद सियांग का फोन बजा। तय समय के मुताबिक दोनों ऑपरेटिंग रूम में आमने सामने थे। तब तक डियोकी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से सियांग से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सियांग ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। वह अब भी अपने फैसले पर पूरी तरह कायम थी। उसे भरोसा था कि यह सर्जरी फेल नहीं होगी और डियोकी ठीक होने के बाद दोनों हाथ मिलाएंगे। समय तेजी से बीतता गया। फिर आधे साल बाद की कहानी सामने आती है। सियांग अभी भी अंडरग्राउंड में इलीगल सर्जरीज कर रही थी, लेकिन इस बार एक चीज बदल चुकी थी। अब वह अकेली नहीं थी, कोई और भी उसके साथ इस अंडरग्राउंड दुनिया में आ चुका था और शायद यही